सामान्य रूप से इतना ही निवेदन करता हूँ, हमारे इस इलाके में हमारा ये गुरुकुल निस्संदेह पूरे इलाके के लिए एक प्रकाश का स्तंभ है, एक प्रकाश का पुंज है। यहाँ से हमारी बेटियों का जो निर्माण बहुत लंबे समय से यहाँ हो रहा है, कितने घरों में यहाँ बेटियाँ पढ़ लिख करके विदुषी बन करके संस्कारित होकर के जाती हैं और उससे न केवल अपने माता पिता के घर में जहाँ वो जाती हैं पढ़ के, बल्कि विवाह के बाद जहाँ भी किसी दूसरे परिवार में ससुराल में जाती हैं तो वहाँ भी वो जा करके इन विचारों को फैलाती हैं। बेटी के लिए कहा गया है कि वो देहली का दीपक है, अर्थात घर की देहली पर दीपक जलाएं तो वो दोनों तरफ प्रकाश करता है। वो घर के भीतर का अंधेरा भी मिटाता है और बाहर का अंधेरा भी मिटाता है। तो बेटी का भी यही रूप है। बेटियां पढ़ेंगी, शिक्षित होंगी, संस्कारित होंगी तो निश्चित रूप से वो दो परिवारों का निर्माण करती हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो बहुत ही सुंदर सतपथ ब्राह्मण का एक सूत्र, एक श्लोक बोल करके कहा है सत्यार्थ प्रकाश में कि बच्चे के जो 3 गुरु हैं उनमें सबसे पहला गुरु माँ को माना गया। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। माता जो होती है वो बच्चे का पहला गुरु है। किंतु कौन माता गुरु बनने का अधिकार रखती है? तो स्वामी जी अगली पंक्ति में कहते हैं, यस्य माता धार्मिकी विदुषी प्रशस्ता भवती। जो धार्मिकी हो, धर्म को जानती हो, जो विदुषी हो, खूब पढ़ी लिखी और शास्त्रों का ज्ञान जिसको है, और जो प्रशस्ता है अर्थात अपनी संतान को प्रशस्त करती है, उसके रास्ते को साफ करती है, उसको आगे बढ़ाती है, उसका मार्गदर्शन करती है, उसको उत्साहित करती है, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, वो माता ही निर्माण कर सकती है। और उसके लिए आवश्यक है कि हमारी बेटियों को पढ़ना, गहरा ज्ञान प्राप्त करना और उसके साथ साथ उनके अंदर बहुत ऊंचे पवित्र संस्कारों का आना बहुत आवश्यक है। यदि हमारी बेटियां पढ़ेंगी, संस्कारित होंगी, शास्त्र का ज्ञान उनको होगा तो निश्चित रूप से अगली जो संतानें, जो पीढ़ियां आएंगी वो सब की सब बहुत संस्कारित भी होंगी, वो देश और समाज की सेवा करने वाली भी होंगी। और यदि मैं ये कहूं कि हमारे इस देश का जो नाम पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में कभी प्रतिष्ठित हुआ, जिसके बारे में कहा गया एतत् देश प्रसूतस्य सका साधग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। ये वो देश है जहाँ दुनिया के लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। और शिक्षा किस बात की करते थे? यहाँ आकर दुनिया के लोग चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे कि मनुष्य का चरित्र क्या होता है, कैसे व्यक्ति चरित्रवान बनता है। और जिसका चरित्र बन गया, जिसका चरित्र ऊंचा हो गया, वो व्यक्ति समाज के अंदर हमेशा प्रतिष्ठा पाता है, उसका यश बढ़ता है, उसका मान सम्मान होता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसकी बात का लोहा मानते हैं, उसकी बात का प्रभाव मानते हैं। और इसलिए दुनिया के अंदर जहाँ कुछ भी नहीं था ज्ञान, वो सब लोग भारत के अंदर आकर के ज्ञान प्राप्त करके जाते थे और पूरी धरती के ऊपर ज्ञान फैलता था। कहते ये भारत कभी सोने की चिड़िया थी। तो सोने की चिड़िया तो इस रूप में नहीं होगी कि चिड़िया हो, ये एक उपमा दे दी गई है कि भारत एक प्रकार से ऐसा एक चुंबक था कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता वो व्यक्ति इस चुंबक के आकर्षण से आकर यहाँ से बहुत ऊंची शिक्षा लेकर के जाता था और पूरी दुनिया में हमारी वैदिक संस्कृति फैलती थी। इसलिए आज भी ये आवश्यक है कि हमारी इन बेटियों को विशेष रूप से ये एक मौका मिलना चाहिए कि इनकी आवासीय शिक्षा इस प्रकार की हो जहां ये स्वतंत्र रूप से अपना सभी प्रतिभाओं का विकास कर सके। हमारा ये गुरुकुल केवल छात्राओं का अर्थात लड़कियों का गुरुकुल है और ये होना ही चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए, मानव समाज की उन्नति के लिए ये निर्धारित किया कि सहज शिक्षा नहीं बल्कि लड़कियों के विद्यालय अलग हों और लड़कों के विद्यालय अलग हों। दोनों का निर्माण पूरी तरह से आवासीय शिक्षा में हो, अर्थात 24 घंटे बच्चे अपने आचार्यों के संरक्षण में रहें, उनकी देखरेख में रहें,
वो वहां रहेंगे तो बाहर के वातावरण से वो प्रभावित नहीं होंगे। बाहर क्या हो रहा है, बाहर गली में, मोहल्ले में, घर में और दूसरे स्थानों पर आज किस तरह का वातावरण है, यदि बच्चे उससे बचे रहते हैं और लगातार कई वर्ष तक एक ही स्थान पर रहकर वहीं उनका हॉस्टल, वहीं उनका खाना पीना, वहीं उनका खेलना, वहीं उनका पढ़ना, वहीं सोना जागना, वहीं उनकी दिनचर्या, तो सारी चीजें जब एक जगह पर होती हैं तो इसको कहते हैं आवासीय शिक्षा प्रणाली। और उसमें पाठ्यक्रम सब तरह के हों। बहुत लोगों ने भ्रांति फैला दी कि गुरुकुल में तो केवल संस्कृत पढ़ाई जाती है और संस्कृत, अकेली संस्कृत से आदमी का विकास नहीं होता। लोगों ने ये प्रचारित कर दिया, जबकि ऐसा कहीं भी किसी भी जगह पर विधान नहीं है। ये ठीक बात है कि संस्कृत पर बल दिया जाता है इसलिए कि हमारी जितने भी शास्त्र हैं, चारों वेद, उनके उपवेद, उसके बाद उपनिषद, फिर दर्शन और भी आगे जितने भी ग्रंथ लिखे गए, महाभारत तक, गीता तक, सब श्लोक बनाए गए, तो वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में। संस्कृत अगर भारत के बच्चे नहीं सीखेंगे तो अपने प्राचीन ज्ञान से कैसे वो परिचित होंगे, कैसे उनको मालूम पड़ेगा कि हमारे वेदों में क्या है, हमारे शास्त्रों में क्या है, उपनिषदों में क्या है। जिन उपनिषदों को आज यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ तक में मान्यता मिलने लग रही है, उन उपनिषदों को जानने के लिए संस्कृत भाषा की उपेक्षा करना, उसको पढ़ने से बच्चों को वंचित करना, ये एक बहुत बड़ा अत्याचार उनके साथ है। आप अंग्रेजी पढ़िए, कोई ऐतराज नहीं। ऋषि दयानंद ने कहा है कि मनुष्य को, प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा अर्थात जिस भाषा को वो बोलता है, जैसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो हिंदी भाषा अच्छी से सिखाई जाए, उसको उन्होंने आर्य भाषा कहा। उसके बाद उसको संस्कृत भाषा और दुनिया की अन्य तमाम भाषाओं का ज्ञान कराया जाए। अन्य भाषाओं में आज अंग्रेजी भी है, आज स्पेनिश भी है, आज फ्रेंच भाषा भी है, चाइनीज भी है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े भाषा परिवार हैं, वो उनकी भाषाएं हैं। मैंने तो भाषा विज्ञान में एमए किया था कभी, मैं जानता हूं कि भाषाओं के भी परिवार होते हैं, किंतु उन सारे परिवारों से सबसे प्राचीन, जिसको कहते हैं पुराना, वो जो भाषा परिवार है वो संस्कृत का है। संस्कृत से ही तमाम भाषाओं का निष्पादन हुआ। अब उसको अगर गुरुकुलों में प्रमुखता से पढ़ाया जाता है, उनको गणित भी, विज्ञान भी, उनको और दूसरे सारे अंग्रेजी भी, सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो गुरुकुलों में पढ़ाने से कौन बच्चा पिछड़ जाएगा। आज भारत में सबसे ऊंची जो कंपटीशन है वो आईएएस और आईपीएस की होती है, जिसमें एक वर्ष में 3 लाख बच्चे बैठते हैं। उन 3 लाख में से 1000 का सिलेक्शन होता है, 2,99,000 रिजेक्ट हो जाते हैं। अर्थात एक साल में 1000 पोस्ट वेकेंट होती हैं आईएएस की, जिसमें 1000 नए छांटने होते हैं। तो जो भी बच्चे बैठते हैं वो 3 लाख के करीब बैठते हैं और 1000 उनमें से सिलेक्ट होते हैं। आपको जानकर के इस बात की खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि जो लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि गुरुकुल का बच्चा तो एकांकी विकास रह जाता, उसका सर्वांगीण विकास नहीं होता, उनका ये जवाब है कि गुरुकुल झज्जर के स्नातक आनंद कुमार जी, जो व्याकरण पढ़े, सब कुछ पढ़े, अंग्रेजी उस समय झज्जर में नहीं पढ़ाई गई तो उन्हें एक्स्ट्रा अंग्रेजी के पेपर देकर उसकी ग्रेजुएशन कर ली, डिग्री ले ली। और गुरुकुल कांगड़ी में जाके उन्होंने 3 साल के अंदर पहली ही बार, जब वो आईएएस की परीक्षा में बैठे, पहली बार उसने आईएएस क्लियर की और वो देश के अंदर आईपीएस ऑफिसर बना, गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी स्नातक। और भारत का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, जो दुनिया के लोग भारत में आते हैं, भारत के दुनिया में बाहर जाते हैं, उस महकमे को जो डील करता है, सबसे बड़ा अफसर, कौन देश में आ रहा है, कौन जा रहा है, उनका सारा रिकॉर्ड उसके कलम से तय होता है। उसके वो डीजी, डायरेक्टर जनरल बने और वो रिटायर हो गए। इसी प्रकार से तपेंद्र कुमार गुरुकुल शुक्रताल में पढ़े और बाद में गुरुकुल कांगड़ी से एमए करने के बाद वो भी आईएएस में बैठे और पहले राउंड में सिलेक्ट हुए, एक पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए। इसका कारण क्या था? सारी हमारी बेटियां सुने इस बात को, आपको भी उस कंपटीशन में जाना है, आप में से भी जा सकते हैं, आपको भगवान ने बहुत प्रतिभा दे रखी है। और उसका तरीका क्या है कि संस्कृत को अपनी डिग्री तक, जब तक बीए पास करो, क्योंकि कम से कम एजुकेशन आईएएस में बैठने के लिए बीए पास होना चाहिए। अब तो 10+2 के बाद 3 साल की बीए हो गई। हमारे समय तो
ये नहीं थी। हमारे समय 10+2 नहीं होती थी, 11वीं 12वीं ऐसे करके 3-4 साल में बीए हो जाती थी। आपको अपनी डिग्री तक, ग्रेजुएशन तक संस्कृत रखनी है और कोशिश करो जब गुरुकुल से, गुरुकुल में तो आपकी एक लिमिटेड के बाद आपको बाहर भी दाखिला लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो वहां पर अगर हो सके तो आप गणित लीजिए, मैथमेटिक्स लीजिए, हायर मैथ, और 2 सब्जेक्ट जिस बच्चे के हो गए वो उसके बाद उसको कोई दुनिया की ताकत IAS होने से नहीं रोक सकती। संस्कृत में वो नंबर आते हैं जो गणित में आते हैं, ये तजुर्बे की बात मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए हमारे गुरुकुलों को तो बहुत शक्ति चाहिए ताकि बच्चे संस्कारित भी हों और दुनिया की दौड़ में भी वो ना पिछड़े। आज ये हमारा गुरुकुल इस इलाके में बहुत संघर्ष के साथ चल रहा है, बड़ी जरूरतें भी होती हैं आज के इस जमाने में, जहां बड़े बड़े ऐसे स्कूल खुल गए हैं जिनमें 1-1 लाख रुपए एक महीने का खर्च लिया जाता है। मुझे तो अचंभा हुआ कि रोहतक के अंदर एक कोई स्कूल है, कॉलेज है, रोहतक जैसे छोटे शहर में, जहां पर 1-1.5 लाख रुपए एक महीने का खर्चा लेते हैं एक बच्चे से, और हम अपने बच्चों से क्या ले पाते हैं। ये सब देहात के बच्चे होते हैं, देहात के लोगों के पास इतने साधन नहीं होते। यदि हम इन अपनी संस्थाओं को ताकत दें, मैं तो चाहूंगा हरियाणा प्रदेश की गवर्नमेंट इस बात का कॉग्निजेंस ले, संज्ञान ले। ये गुरुकुल ही है जो पुरानी संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। कोई स्कूल में ये शिक्षा नहीं मिल रही, किसी स्कूल में वेद शास्त्र महाभारत रामायण की चर्चा नहीं होती। वो सब के सब गिटपिट अंग्रेजी के और गणित के सिवाय कुछ नहीं सीखते और सिखाए जाते। ये गुरुकुल है जो वैदिक संस्कृति का परचम, उसका झंडा थामे हुए हैं। इनको शक्ति मिलनी चाहिए। हम रिप्रेजेंटेशन देंगे प्रदेश की नई सरकार जो बनी है उसको, और हम चाहेंगे कि हरियाणा के जितने हमारे गुरुकुल हैं, विशेषकर कन्या गुरुकुलों को तो और अधिक मजबूती मिलनी चाहिए। यहाँ किसी चीज की आर्थिक कमी नहीं होनी चाहिए। हजारों करोड़ के बजट बन जाते हैं, किंतु जब शिक्षा का सवाल आता है तो बजट सिकुड़ते चले जाते। क्यों सिकुड़ते? कौन करेगा इसकी व्यवस्था? हम सबको मिलकर करनी है। इस नाते से मैं इस अवसर पर गुरुकुल की पूरी कार्यकारिणी को, पूज्य बहन जी को, जया कुमारी जी को बहुत बहुत इस बात के लिए साधुवाद करता हूँ। आप बहुत हिम्मत कर रहे हैं कि ये ज्योति जो जली हुई है, बहुत लंबे समय से, मैं तो भरत सिंह शास्त्री जी थे तब आने लगा था, बहुत जब हम पढ़ते थे तब से मैं देखता आ रहा हूँ। बड़ा लंबा, कई तरह के लोग बदले, परंतु इस समय ओम प्रकाश जी ने अपनी जो टीम बनाई हुई है, पूज्य बहन जी ने भी अपना जो यहाँ पर अपना समय दिया हुआ है, ये संभाले हुए सारी व्यवस्था को, निस्संदेह बहुत ही कठिन काम होता है संस्था को चलाना, और वो भी लड़कियों की संस्था की देखभाल और उसको आगे बढ़ाना। इसमें आर्थिक बोझ भी होते हैं और व्यवस्थाएं भी होती हैं। मैं और लोग जो यहाँ अभिभावक आए हुए हैं बच्चों के, या अन्य भी जो लोग हैं, सबसे निवेदन करूंगा हम दिल खोल करके अपनी संस्था को, इस गुरुकुल को अपना सहयोग करें, और इसी से ये संस्था हमारी आगे बढ़ती जाएगी। ये सैकड़ों बहनें जो बेटियां हमारी पढ़ रही हैं, ये जहां भी जाएंगी निस्संदेह महर्षि दयानंद और आर्य समाज और देश की संस्कृति जो हमारी प्राचीन है, वैदिक सनातन संस्कृति है, उसकी एक बहुत मजबूत प्रवक्ता बनेंगी। इन शब्दों के साथ समय बहुत हो चुका है, आप लोगों को भी अपने अपने काम दूसरे भी करने हैं, शाम का भी प्रोग्राम होता होगा। मैं इस अवसर पर हमारा जो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा संगठन है, उसकी ओर से बहन जी के लिए, ये गुरुकुल के लिए 11,000 रुपए की राशि भी इस अवसर पर दे रहा हूं, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे आने का अवसर दिया। सबको नमस्ते।